बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा चेहरा चुनना है जो चेहरा बीजेपी को बिहार में अगले कम से कम 1 दशक तक कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य होने के बाद दिल्ली के किस क्वार्टर में रहेंगे ये भी अमित शाह ही तय करेंगे। छोड़ दीजिए बिहार का मुख्यमंत्री, नीतीश कुछ भी तय नहीं कर रहे हैं। बिहार में अगर सबसे पॉलिटिकली एक्टिव कोई एक जाति है जो भूमिहार राजपूत से भी एक कदम आगे बढ़कर पॉलिटिक्स करती है, वोट देती है, वोट गिरवाती है, माहौल बनाती है, तो वो यादव जाति है। यादव जाति जो टोटल वोटिंग होता है उसमें करीब करीब 20 से 22% तक वोट करवाता है। मतलब अगर 100 वोट किसी बूथ पे गिर रहा है तो उसमें 20 वोट यादवों का है। 9 मार्च 1990 तक बिहार में यादवों के एकमात्र नेता कोई थे तो उनका नाम था राम लखन सिंह यादव, एकमात्र नेता। लेकिन 10 मार्च 1990 जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने शपथ लिया, अगर यादव को बनाती है तो एक तरफ यादव भी उसको पूरा वोट करेगा, सवर्ण तो करेगा ही करेगा, कनेक्टेड है उसके साथ, और अति पिछड़ा का भी एक बड़ा तबका चला आता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। और इसमें अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति मतलब दलितों का वोट अगर जोड़ दे रहे हैं, जो कि जुटेगा ही जुटेगा, तो 50 से 55% वोट का अकेले दावेदारी भारतीय जनता पार्टी। किसी भी नाम पर तुक्का लगाना गलत है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा और बहुत मजबूत नेतृत्व होगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार में सियासी हलचल तो अक्सर तेज रहती है, लेकिन इन दिनों सरगर्मी कुछ और ही है। ये खबर इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। इसको लेकर के बिहार की जनता जो है वो काफ़ी मायूस है, क्योंकि बिहार की जनता का समर्थन नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए काफ़ी कार्य भी किए हैं, जिसको लेकर के जनता में थोड़ी मायूसी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार का कमान कौन संभालेगा, कौन करेगा बिहार का विकास। तो ये तमाम जो सवाल है इसको लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और जो सम्राट चौधरी को लेकर के भी लगातार खबरें आ रही हैं कि अगला सीएम सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, ये खबर भी काफ़ी चर्चा में है। तो तमाम बातें जो हैं हम उदीप्त से जानेंगे। क्या लगता है उदीप्त कि सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? देखिए, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी जानकारी इस वक्त सही मायने में जी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग पैटर्न है, जिस कार्य प्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और खासकर नेतृत्व के चयन में, हमने कई राज्य का उदाहरण भी पिछले वीडियो में दिया था। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिल्कुल, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि बिहार आज जिस मोड़ पर खड़ा है, मतलब 35-36 सालों के संघर्ष के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को वो मौका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर पहुंची है जहां बिहार जैसे जटिल राज्य को, जहां जातीय ताना बाना इतना उलझा हुआ है, वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो इसका चयन का प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ, उनके लिए भी ये दाल इतना आसानी से गलेगा। अब 1996 का एक उदाहरण हम चाहेंगे अपने दर्शकों को देना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री चयन का है तो इतिहास, राजनीतिक इतिहास में जो गलतियां हुई, अब जैसे 1996 का हम जिक्र कर रहे हैं, 1996 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उदाहरण के तौर पर हमारे दर्शक इस बात को देखेंगे, समझेंगे। 1996 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही बनकर उभरी थी। तो ये तय सी बात है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था, उनको राष्ट्रपति जी की तरफ से कॉल गया कि अब सरकार बनाइए। सरकार बना भी लिए, शपथ भी ले लिए, लेकिन 13 दिनों में ही वो सरकार गिर गई, क्योंकि बहुमत वो साबित नहीं कर पाए, जिसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा है, यूनाइटेड प्रोविंस जो है, उनके पास ये मौका गया। उसका नेतृत्व उस समय लालू प्रसाद यादव कर रहे थे। अब लालू यादव जब उसका नेतृत्व कर रहे थे और लालू यादव की इच्छा भी थी कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन हुआ क्या कि उस समय जो चारा घोटाला है, जो फॉर्डर स्कैम है, उसके फाइल खुलने लगे थे और उसमें लालू यादव का नाम आने लगा था। तो ये भी डर था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री ही कितना दिन रहेंगे, और 97 में फिर उनको हटना ही पड़ा। तो बीच का रास्ता निकाला गया। और हाँ, उस समय मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन लालू यादव उन्हें नहीं बनने दिया। अच्छा। क्योंकि अगर वो बन जाते तो फिर वो पैन इंडिया यादव के नेता हो जाते। बिल्कुल। तो एक रास्ता जो बीच का निकला कि लेफ्ट जो पार्टियां हैं, जो वामपंथी दल हैं, ज्योति बसु उसमें बड़ा रिनाउंड नेम थे, क्योंकि बंगाल के वो मुख्यमंत्री थे। कहा गया कि ज्योति बसु जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हुआ क्या, लेफ्ट पार्टियां उस समय उसके लिए तैयार नहीं हुई।
और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक भूल हुआ। आप सोचिए कि अगर उस समय ज्योति बसु प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होता कि कोई वामपंथी नेता भारत का शीर्ष नेतृत्व पर बैठ रहा है, मतलब प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन ज्योति बसु नहीं बने, या यूं कही कि नहीं बनने दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर एच डी देवगौड़ा बने, फिर उसके बाद आगे गुजराल बने। वो सरकार बहुत स्टेबल थी नहीं, जोड़ तोड़ की सरकार थी। तो ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर उस समय ज्योति बसु बन गए होते तो ना भारतीय जनता पार्टी का वो उदय हो पाता। भारतीय जनता पार्टी आज इस मजबूत स्थिति में दिख रही है, शायद नहीं दिखती। और वाम दल जो आज हाशिए पर है, लगभग राजनीति जिनका समाप्त हो गया है, वो इस स्थिति में नहीं पहुंचते। भाई जिस भी दल का प्रधानमंत्री बैठ जाएगा, ये तय है कि वो दल आपरूपी मजबूत हो जाता, बिल्कुल ग्राउंड पर। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा चेहरा चुनना है जो चेहरा बीजेपी को बिहार में अगले कम से कम एक दशक तक, 10 से 15 साल, 20 साल तक कह लीजिए, आगे लेकर चल सके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा सके। अच्छा देखिए, नित्यानंद राय को लेकर के भी जो है लगातार लोगों की तरफ से भी खबर आ रही है और लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या लगता है कि अगर किसी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हालांकि जो नित्यानंद राय हैं वो खुद भी यादव है, तो अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो यादव का जो वोट है वो क्या इनके खाते में चला आएगा बीजेपी के? देखिए, ये तो बहुत अतिशयोक्ति होगा कहना, लेकिन इस पे भी हम बता देते हैं। इसका भी जब आपने जब चर्चा कर दिया है नित्यानंद राय का, एक बात जान लीजिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा, अगर सही चाल भारतीय जनता पार्टी चलती है तो फिर बीजेपी बिहार में स्टैब्लिश हो जाएगी। और अगर गलत चयन हुआ, मैंने क्या कहा कि अगर गलत चयन मुख्यमंत्री का कर लिया गया तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक भूल भारतीय जनता पार्टी करेगी, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर करेगी जो बीजेपी का हो सकता है बिहार से सफाया ही कर दे। अच्छा, अब नित्यानंद राय पे आपने सवाल किया है प्रगति। देखिए, नित्यानंद राय के बारे में पहले जान लीजिए। नित्यानंद राय वो नेता है बिहार में जो लालू यादव जब पीक पर थे अपने समय में, उस समय भी अपने क्षेत्र में आरजेडी को जीतने नहीं देते थे। अकेले यादव नेता थे पूरे बिहार में जो लालू यादव को हमेशा चैलेंज करते रहे। अडवाणी जी के रथ के समय भी बड़ा हाईलाइट हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पृष्ठभूमि से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पृष्ठभूमि से आते हैं नित्यानंद राय। अब यादव का जब आप समीकरण पूछ रहे हैं तो देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में अगर सबसे पॉलिटिकली एक्टिव कोई एक जाति है जो भूमिहार राजपूत से भी एक कदम आगे बढ़कर पॉलिटिक्स करती है, वोट देती है, वोट गिरवाती है, माहौल बनाती है, तो वो यादव जाति है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज वही यादव जाति राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। देखिए, राजनीति यादव के साथ 2005 के बाद हुआ क्या, 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लालू यादव को डिथ्रोन करके उनको गद्दी से उतार करके ही बने, उस समय यादवों के अंदर एक, मतलब कहिए कि एक चैलेंज की तरह था कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के तौर पर हटाना है और फिर लालू को पुनर्स्थापित करना है। लेकिन 20 साल के संघर्ष के बाद भी यादव समुदाय उसमें सफल नहीं हो पाया। और 2025 के चुनाव में तो एकदम पूरा उम्मीद हो गया था, तेजस्वी ने जो वादा कर दिया कि हर घर नौकरी, तो सबको लगा कि शायद इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन 25 सीटों पर जो सिमट गया, तो आज यादवों का ऐसा स्थिति है कि आप सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरे कई मित्र हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में है, जेएनयू में है, डीयू में है, बीएचयू में है, यादव है, जो पहले फेसबुक पर लिखते थे, अब उन्होंने लिखना तक बंद कर दिया। मतलब मानसिक रूप से यादव ये बात मान के चल रहा है बिहार में और यूपी में कि हमारा सीएम अगले 10, 15, 20 सालों तक बिहार में नहीं बनने जा रहा है। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को बना देती है। एक बात और जोड़ूंगा यहाँ प्रगति कि देखिए, जाति जनगणना हुआ, उसमें 14.26% आबादी बताई गई यादवों की, मतलब 14.25%। ये ऑन पेपर उनका डेटा है। लेकिन चुनाव में अगर आप बिहार को समझते हैं और बिहार के चुनाव को अगर आप जानते हैं तो यहां पर यादव जाति जो टोटल वोटिंग होता है उसमें करीब करीब 20 से 22% तक वोट करवाता है। मतलब अगर 100 वोट किसी बूथ पे गिर रहा है तो उसमें 20 वोट यादवों का है। वहां पर ये 20% हो जाता है। दियर का क्षेत्र का भी यादव भी दे रहा है वोट, शहरी इलाका का भी दे रहा है, वो कहीं भी रहेगा। देखिए, उनके लिए चुनाव जो है ना, वो एक पर्व की तरह होता है, सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो 20% वोट अगर नित्यानंद राय बनते हैं तो अब आपका सवाल है कि क्या वो इससे कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, इसको भी मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं आपको। 9 मार्च 1990 तक बिहार में यादवों के एकमात्र नेता कोई थे तो उनका नाम था राम लखन सिंह यादव, एकमात्र नेता। लेकिन 10 मार्च 1990 जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने शपथ लिया,
बिहार के मुख्यमंत्री का पहली बार शपथ लिया ही पटना के गांधी मैदान में। बिल्कुल। उस दिन 12 घंटे के अंदर में यादवों का नेता कौन हो गया? लालू यादव। यादव यादव ऐसी जाति है जो सत्ता से दूर बहुत दिन तक नहीं रह सकती है। वो सत्ता के साथ कनेक्ट होकर ही रहेगी। और नीतीश कुमार ने जितना यादवों को डैमेज किया बालू के मार्फत, उसको भी तो रिवाइव करना है। तो अगर नित्यानंद राय बन जाते हैं तो मैं डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं, मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार, कि पूरा यादव जाति जो है वो नित्यानंद राय से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये तो नित्यानंद राय की बात रही, लेकिन अगर सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, हालांकि कोई एक ही बनेगा, लेकिन तो अगर जब सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो क्या बीजेपी के खाते से चला जाएगा? देखिए, अब अति पिछड़ा पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि जो 20% वोटर हैं चुनाव में जो वोट करते हैं वो एक समुदाय से, यादव से आ गए। अब इनके अलावा बीजेपी के साथ और कौन है, पहले ये समझ लेते हैं। बीजेपी के साथ पूरा सवर्ण तबका है। अब सवर्ण तबका ऑन पेपर जाति जनगणना के अनुसार 10% है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जो राजपूत है, भूमिहार है, ये ना सिर्फ माहौल बनाते हैं बीजेपी के लिए बल्कि वोट भी कन्वर्ट करवाते हैं बीजेपी के लिए। तो इसको 10 नहीं, इसको आप 15 से 18% काउंट कीजिए। ये देखिए, राजनीति में हाँ या ना नहीं होता, वहां पर बीच में ही चलता है रास्ता हमेशा। तो ये कह देना कि 3% भूमिहार है तो 3% वोट गिर रहा है, गलत बात है। अच्छा। वो 5% होता है, वो 6% वोट गिरवा देता है। अच्छा। तो ये दो ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा यादव और सवर्ण का बिहार में। देखिए, सारा हाइपोथेसिस है कि अगर नित्यानंद बनते हैं तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो बिहार में अकेले 40% वोट बैंक का मालिक रहेगा, एक दो जाति को जोड़कर, सवर्ण और यादव। और अब आते हैं अति पिछड़ा पर, जिसका आपने सवाल पूछा है प्रगति। देखिए, अति पिछड़ा समुदाय हमेशा, देखिए, अति पिछड़ा समुदाय का अपना नेतृत्व तो बिहार में है नहीं है। कभी लालू उनके नेतृत्व किए, कभी नीतीश उनका नेतृत्व कर रहे हैं। आज कोई भी सीएम बने, चाहे वो सम्राट चौधरी बने या नित्यानंद राय बने या XYZ कोई भी बिहार में सीएम बने, जो अति पिछड़ा समुदाय का कुल आबादी है 36%, उसका आधा तो पक्के तौर से टूट कर चला आएगा सत्ता के साथ। ये आजादी के बाद से देखा जा रहा है बिहार में, क्योंकि उनका नेता है नहीं बिहार में। जैसे अगर मान लीजिए कोई भूमिहार बन जाता है सीएम, तो पूरा सवर्ण उसके साथ जुट जाएगा, फिर सवर्ण इधर उधर नहीं जाने वाला है। लेकिन अति पिछड़ा के साथ, नीतीश कुमार के साथ ही क्या था कि अति पिछड़ा ऑलरेडी कोई वोट करता था, छोटा तबका था, लेकिन एक तबका नीतीश के साथ भी 2005 से ही जुड़ा रहा। तो अति पिछड़ा का 10 से 15% वोट तो वैसे भी एनडीए को मिलेगा। लेकिन अगर सवर्ण बनता है मुख्यमंत्री या सम्राट चौधरी बनते हैं मुख्यमंत्री, तब समझिए क्या होगा। अगर सवर्ण बन जा रहा है मुख्यमंत्री तो यादव तो ऐसे भी बीजेपी के साथ नहीं है। कुशवाहा भी भागेगा, कुर्मी भी भागेगा, कुर्मी तो खैर पक्का ही भागेगा। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज का भी एक बड़ा तबका है, उसके बीच अगर ये मैसेज जाएगा कि फिर से सवर्णों का एक सत्ता आ गया बिहार में, तो वो भी बड़ी संख्या में माइग्रेट करके जा सकता है तेजस्वी यादव के साथ या आरजेडी के साथ। यहां पर है कि तेजस्वी यादव कितने अच्छे तरीके से इस बात को भंजा पाते हैं। अब वो गायब रहेंगे तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो इस पर काम करते हैं तो अति पिछड़ा वोट का भी एक बड़ा तबका मूव कर सकता है महागठबंधन के साथ। तो सवर्ण बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटली बड़ा लॉस है। और अगर अति पिछड़ा बनता भी है तो अति पिछड़ों के साथ क्या गणित है कि भले ही उनका आबादी सबसे बड़ा है बिहार में 36%, लेकिन अति पिछड़ा समुदाय में बिहार में 128 जातियां हैं। 128 जाति, किसी का 0.3%, किसी का 0.4%, किसी का 6%, किसी का 1%, 2%, इस तरह उनकी आबादी है। अब जैसे हलवाई है, जैसे ततवा है, जैसे बढ़ई है, जैसे लोहार है, ये बहुत कम आबादी है इनका, और वो कभी यूनाइट होते नहीं है। कुछ उधर जाता है, कुछ इधर आता है, समझ गए। तो अति पिछड़ा से मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा से अगर बनाएगी भी तो एक मुश्त वोट वो नहीं ले पाएगी। लेकिन अगर यादव को बनाती है तो एक तरफ यादव भी उसको पूरा वोट करेगा, सवर्ण तो करेगा ही करेगा, कनेक्टेड है उसके साथ, और अति पिछड़ा का भी एक बड़ा तबका चला आता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। और इसमें अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति मतलब दलितों का वोट अगर जोड़ दे रहे हैं, जो कि जुटेगा ही जुटेगा, तो 50 से 55% वोट का अकेले दावेदारी भारतीय जनता पार्टी बिहार में रखेगी और हर चुनाव में वो क्लीन स्वीप करके चुनाव निकालते जाएगी। ये सीधा गणित है, इट इज प्योर कैलकुलेशन, ये सीधा गणित है। इसमें कोई बहुत 3-5 का जगह नहीं है कि ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। वो वोट गिरता है और वो वोट कहाँ गिरेगा वही मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नाम बीजेपी ने खुद ये नाम लोगों के बीच में जो रखा है, सम्राट चौधरी हो गए या फिर नित्यानंद राय हो गए, लेकिन बीजेपी अक्सर ऐसा कुछ कर देती है जिसका लोगों को मतलब लोग अंदाजा भी नहीं लगाए रखते हैं। तो क्या लगता है कि इन दोनों नाम के अलावा भी कोई और मुख्यमंत्री? देखिए, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी भी कई नेताओं से बातचीत होती है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी सम्राट के नाम पे चर्चा नहीं है।
अच्छा। मीडिया हाइप क्रिएट किए हुए हैं, कयास लग रहा है, सोर्सेस, तुक्काबाजी चल रहा है बिहार में और कुछ नहीं। कहां कोई ऑफिशियल कहीं अनाउंसमेंट हुआ है क्या? औपचारिक तरीके से कहीं कहा गया है क्या कि जो गृह मंत्री है वही बनता है मुख्यमंत्री? नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की जो भी वीडियो क्लिप वायरल हो रहे थे समृद्धि यात्रा के दौरान, तो वो जिस तरीके से बार बार सम्राट चौधरी की पीठ थपथपा रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। तो लोगों ने इस नहीं, तरीके देखिए से एक बात कयास समझ लगाए। लीजिए, जी। नीतीश कुमार अगर आज अपने क्षमता में होते तो वो मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटते। जो भी लोग ये कहते हैं कि नीतीश भी तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य होने के बाद दिल्ली के किस क्वार्टर में रहेंगे ये भी अमित शाह ही तय करेंगे। छोड़ दीजिए बिहार का मुख्यमंत्री, नीतीश कुछ भी तय नहीं कर रहे हैं। सारा बिहार इज इन फुल कंट्रोल ऑफ सेंटर, पूरी तरीके से अमित शाह के कब्जे में बिहार है इस वक्त। अच्छा। और हम चुनाव के समय से कह रहे हैं, पहले हम कोई और चैनल में थे, वहां भी हमने चुनाव में कहा लगातार कि भाई चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, नीतीश लड़ कहां रहे हैं? नीतीश कहां लड़ रहे हैं? नीतीश स्वास्थ्य की उस अवस्था में ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। तो इंतजार कीजिए, अभी किसी भी नाम पर तुक्का लगाना गलत है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा और बहुत मजबूत नेतृत्व होगा। एक बात और यहाँ पर बस अंतिम में जोड़ दे रहे हैं, जी जी। नित्यानंद राय के साथ होम मिनिस्ट्री का भी लंबा एक्सपीरियंस है काम करने का, एंड ही इज वेरी क्लोज टू अमित शाह। उनकी नजदीकियां भी अमित शाह से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी बना है गवर्नर। इसका आप मतलब समझिए। सीमांचल टूटने की भी चर्चा है कि सीमांचल में टूट सकता है, किशनगंज, पूर्णिया, 4 जिला टूट के अलग हो सकता है। अच्छा। बंगाल और चिकन नेक को जोड़कर एक नया यूटी बनाया जा सकता है। अच्छा। तो बहुत कुछ होना है अभी। इसलिए बहुत मजबूत और सशक्त व्यक्ति को ही बिहार का मुख्यमंत्री अमित शाह बनाएंगे, ये मेरा अपना अनुमान है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ थे उदित, जिन्होंने ये लगातार जो खबरें आ रही थी कि सम्राट चौधरी ही जो है वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से समृद्धि यात्रा के दौरान उनका समर्थन कर रहे थे, कभी पीठ पे हाथ रख के थपथपा रहे थे, बोल रहे थे आगे का जो है कार्य ये यही देखेंगे। तो इन सभी बातों पर जो है उदित ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और उन्होंने पूरी तरीके से जो गणित है राजनीति का किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करके जो है वो आपके सामने रखा है। हमारे दर्शक अब इस चीज़ को देखेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि उदित ने जो भी जानकारी आपके साथ साझा की है, जो गणित इन्होंने तैयार किया है सभी जाति को लेकर के, यादवों को लेकर के और नित्यानंद राय को लेकर के भी जो इन्होंने अपना गणित आपके सामने रखा है, क्या कहना है आपका हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।